कैसा लगता है दिनेश जी? जी, मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास। बहुत सारी संभावनाओं की बात विवेक जी ने की है। इस समय भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो कभी-कभी कहते हैं कि राइट विंग, लेकिन उसके लिए जो नया शब्द आजकल एक्सट्रीम पे यूज किया जा रहा है वो है अल्ट्रा राइट। अति दक्षिणवाद जिसे कहते हैं, अब उसका पूरी दुनिया में बोलबाला है। और उसका पागलपन, यानी कि देश के अंदर आग लगा के भी अगर तुम्हें विक्ट्री मिलती है, सत्ता मिलती है, तो उसको लो। और उसके सबसे बड़े सबूत आपके सामने, बोल्सोनारो तो चले गए ब्राजील से, लूला डिसल्वा आ गए, हार गए, एर्डोगान अभी बने हैं, लेकिन एक और मेलोनी जो जीतती है इटली में, लेकिन एक बड़ा डेमोस्ट्रेशन आता है इजराइल से नेतन्याहू का। अल्ट्रा राइट, यानी कि राइट विंग की एक एक्सट्रीम राइट जिसे क्या कहते हैं वहां पर, कि मैं करूंगा इसको, तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन कमाल की बात है कि इजराइल का समाज फिर से कल से परसों सड़कों पे आ गया, पूरी पूरी रात सभी शहरों में। वी डू नॉट वांट, दे से, द इशू टू बी पोस्टपोन्ड बाय यू, वी वांट इट टू बी कंप्लीटली फिनिश्ड, खत्म कर देना चाहिए, ये इशू नहीं रहना चाहिए, ये इशू नहीं होगा, अदरवाइज नेतन्याहू गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या क्या उसके लिए कल शब्दावली यूज नहीं की गई है। ये राइट विंग का पागलपन, अल्ट्रा राइट का जो पागलपन है, ये इस समय भारत में आपको देखने को मिल रहा है। जो रामनवमी के बाद जो दंगे फसाद हैं, जो कम्युनल एजेंडा जिसकी बात विवेक जी ने की कि वो समाज क्या करेगा, जिसके लिए वो अनडिफाइंड चीजें निकल कर आती है आरएसएस से, और सरकार म्यूट स्पेक्टेटर बनती है। ये अल्ट्रा राइट के हम आज रिजीम में पहुंचे हैं। इसे अंग्रेजी में एक शब्द आता है पैरानॉइड, एक पागलपन है, सत्ता का पागलपन, कि हमारे यहां से सत्ता निकल गई तो हमारा क्या होगा, हम उस स्टेज पर हैं। ये पागलपन कैसे रुकेगा? क्या जनता रोक पाएगी इसको सुनील जी आने वाले चुनाव में? धन्यवाद दिनेश जी। सत्ता के लिए भूखे लोगों के पागलपन को जनता ही रोकती है, इसके अलावा कोई और नहीं रोक सकता, और जनता रोकेगी उसको। सवाल है, मैं ऐसा कोई समाज नहीं जानता है जो लगातार तनाव में रहने का आदी हो। मैं ऐसे किसी समाज से परिचित नहीं हूं जो अशांति में बने रहने की। हमें तो 1200 साल, क्या 2000 साल राजशाही में गुजारे हैं, 2500 साल राजशाही में गुजारे हैं। हमारा तो इतिहास है कि हम बोलते ही नहीं है। हमारा तो पुराना इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास है कि हम बोल ही नहीं सकते हैं सर। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि राजशाही में गुजारे हैं, लेकिन एकदम दो समाजों के बीच में तनाव की स्थितियां हो, संघर्ष की नौबत हो जाए, अतिवाद पे आप विश्वास करने लगे, ऐसा बहुधा नहीं होता। ठीक है, व्यवस्था को लेकर के आप, हम लोकतंत्र को लेकर के हमारा वो आग्रह रहा हो प्राचीन समय में, मैं मान सकता हूं, लेकिन आज स्थितियां नहीं है। सवाल यह है कि जिस पागलपन की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई भी सत्ता 8 साल 9 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद अपने गवर्नेंस की बात ही न करे, तो निश्चित रूप से वह हताश मनोवृत्ति का परिचायक है। आप 9 साल रह करके आपने क्या दिया है यह बता, आप इस पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, और आप उन बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर के आपका विरोधी और समाज का एक बड़ा वर्ग आपका आलोचक रहा है। निश्चित रूप से आपका कहना सही। आपने जो विवेक जी ने जो बात कही कि जो 2019 में माहौल था और आज 2024 में है, उससे बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि जो 2019 में नहीं हुआ वो 2024 में नहीं होगा। ऐसा यह सोचने वाले लोगों के बारे में मतलब ये कह सकता हूं कि वो जमीनी हकीकत से परिचित नहीं है। लेकिन ये सही है कि आपने जिन राज्यों को दिखाया, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों को आपने दिखाया। ठीक है, बिहार में स्थिति एकदम सही है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में थे आज वो नहीं है। 2019 में जो लोग महाराष्ट्र में उनके साथ थे वो आज उनके साथ नहीं है। कर्नाटक में स्थितियां उनकी विपरीत जा रही हैं। लेकिन बंगाल में अगर आप स्थितियां हैं कि अगर बंगाल में ममता जी, कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता हुआ क्यों देख रहे हैं आप? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। तीसरी चीज कि अगर आम आदमी पार्टी और जो अपना रुख दिखा रही है कि अगर वो कर्नाटक में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है विधानसभा में,
और अभी तक उसने कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो 2024 का चुनाव मिलकर के लड़ लेगी। तो अन्य राज्यों में, खासतौर से दिल्ली जैसे राज्य में कैसे उम्मीद करते हैं आप कि वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी चुनाव? लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर संयुक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। और आज सही स्थिति है कि सत्तारूढ़ दल के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी उपलब्धियां बताने के पास कुछ नहीं है, तो आप आरोप लगा करके, विपक्ष की राजनीति करके आप सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते। जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जिन लोगों ने 2014 में आपको सत्ता सौंपा था, उन लोगों ने परिवर्तन के लिए आपको सत्ता सौंपा था। एक आपने आश्वासन दिया था कि आपने एक नए भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। वही घिसी पिटी बातें। आप अगर आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और क्लीन इमेज के नाम पर अगर आप राजनीति करना चाहेंगे, तो दोनों आपके नेगेटिव हैं। भ्रष्टाचार पे कहां नियंत्रण लग गया? आप विपक्षी दल पर आरोप लगा के थोड़ा बच सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पिछले कई सालों में कांग्रेस इससे भ्रष्टाचार में लिप्त रही, तो अब आप ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप विपक्षी दल नहीं है, आप सरकार है। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल थी तो आपने कार्रवाई क्या किया? अगर आप कार्रवाई नहीं करके केवल बयानबाजी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात को लोग सुन लेंगे। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का जो आरोप आपके ऊपर लगा है, भ्रष्टाचार के आरोप जो आपके ऊपर लगे, उनकी आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। जो नियामक संस्थाएं हैं, उनको आजादी के साथ काम न करने देने का आरोप आपके ऊपर है, और उनके ऊपर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आरोप आपके ऊपर ज्यादा चस्पा होते हैं कि भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोकने में आप विफल रहे और भ्रष्टाचार बना रहा और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। कर्नाटक में आप क्यों नहीं भ्रष्टाचार की बात को आप बच पा रहे हैं? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री पर आरोप लगते रहे कमीशन खोरी के, आप कोई प्रतिकार नहीं कर पाए। वहां के एसोसिएशन ने लिख करके दिया कि साहब 40% तक हमसे कमीशन मांगा जाता है, उसकी जांच तक आप कराने के लिए तैयार नहीं हुए। जिनके खिलाफ वो आरोप लगे, उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल यह है कि आप जो आरोप आपके ऊपर, वो विपक्ष का आरोप है, और आप आरोप जो लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, सरकार का आरोप है। तो सरकार आरोप नहीं लगाती है, सरकार कार्रवाई करती है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, गोया कि केवल बयानबाजी कर रही है और एक राजनीतिक नरेशन बनाने का प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि लोग इससे विश्वास करते नहीं। यह बात लोगों के बीच में उतनी मजबूती के साथ नहीं जाती जो सरकार के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और सरकार उनका प्रतिकार करने में अक्षम रहती है। आज बिल्कुल सही कहा विवेक ने कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, खासतौर से जिम्मेदार लोगों के द्वारा, तो वो तो केवल एक राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल सही है, एक राजनीति का हिस्सा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि हम उल्टा टांग दें, कहां आपने उल्टा टांग दिया? किसको उल्टा टांग दिया? आपने तो अपराधियों को, अपराधी नहीं, आरोपी नहीं, सजायाफ्ता लोगों को आपने जेल से बाहर किया और उनको बाकायदे उनको आपने माला पहनाया। जिन राज्यों में आप कई वर्षों से सत्ता में हैं, उनमें किन अपराधियों के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? तो ये तो नहीं चलेगा ना। कोई भी समाज उन हमारा अपराधी और तुम्हारा अपराधी के बीच में बांट करके आप अपराध को नियंत्रण करने का दावा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, और समाज इसको स्वीकार भी नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से आप, ये बात सही है कि चूंकि जब आपके पास गवर्नेंस के नाम पर आप जीरो हैं, आपके पास आप उपलब्धियों को बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो वही पुराने तौर तरीके पर अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे आप सत्ता में आने का सपना देखते रहे। लेकिन काट के हानि बार बार नहीं चलती है। आपको लोगों ने आपके एजेंडे के लिए मतदान नहीं किया था, आपके लिए, आप परिवर्तन के लिए लोगों ने आपको स्वीकार किया था। यह इस बात के लिए स्वीकार किया था कि आप जिन तमाम समस्याओं से देश जूझ रहा है, उन समस्याओं के निराकरण की बात आप करेंगे। लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं, अगर आप गरीबी पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और आपको फक्र होता है कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज बांट रहे हैं और बड़ी भारी उपलब्धि है, आप बेरोजगारी में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महंगाई बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसानों की समस्याएं जहां की तहां है, संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और आप उसके ऊपर कुछ बात नहीं करते हैं, तो यह आपके पक्ष में नहीं जाता। और मुझे लगता है कि इससे आप, माने जनता के मन में, आम लोगों के मन में, आपके प्रतिबद्ध लोग हैं, बड़ी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है, लेकिन प्रतिबद्ध मतदाता ही आपको सत्ता में नहीं लाते, आपको अस्तित्व बनाए रखते हैं। सत्ता में लाने के लिए आपको सभी वर्गों का मत चाहिए जो गवर्नेंस चाहते हैं, और उस गवर्नेंस के नाम पर जब आप विफल होते हैं, तब आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और सत्ता में लंबे समय रहने के बाद कोई ये कोई राजनीतिक दल ये उम्मीद करता हो कि कई तरह के हथकंडे अपना करके और दोबारा सत्ता में आ जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है। जी जी।
दूसरे चक्र में अभी